हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैथ। देखिए, कल लीनियर अलजेब्रा का एक टेस्ट बनाया था मैंने 3 चैप्टर्स का, जो कि जिसका आपको सॉल्यूशन पीडीएफ आज दिया जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 90 के आसपास, तो हो सकता है ये 2 वीडियो में कवर हो। ठीक है। जिन बच्चों का 3 जनवरी को टेस्ट है, वो इन टेस्ट को ज़रूर देख करके जाएँ। 3 जनवरी को जिनका एग्ज़ामिनेशन है फर्स्ट, वो इनको ज़रूर देख कर जाएँ। हाँ, एक वीडियो और आपकी बची हुई है, आपकी टेंसर की, तो वो आज से कल में वो भी आपको अपलोडेड मिलेगी। तब तक आप अब इस समय केवल और केवल आज के साथ साथ आज से ही आप अपना लीनियर और ये फर्स्ट पेपर तैयार करना शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा होगा तो बाकी के पेपर भी आपके अच्छे होंगे। फर्स्ट पेपर में पूरी ताकत लगाइए, सेकंड फिर सेकंड और थर्ड उसके बाद देखिएगा। अब आज थोड़ा बहुत जो भी सेकंड थर्ड पढ़ना वो पढ़ लीजिए, लेकिन फर्स्ट आज ज़्यादा पढ़िएगा। लगभग 60% आज तैयार कर लीजिएगा, बाकी 40% कल रह जाएगा, रिवीजन करके चले जाइएगा परसों तक। ठीक है। चलिए देखिए, टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है। देखिए, सबसे पहली बात बोला है कि आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एन। एन नेचुरल नंबर, वो तो फील्ड होता ही नहीं है। आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सी। देखिए, आर और सी ऐसे आप नहीं लिख सकते। देखिए, ये जो होता है वो लेफ्ट वाले का सबसेट या सब फील्ड होना चाहिए, मतलब इसी के एलिमेंट लेकर के सी बनना चाहिए, तो ऐसा है नहीं, बल्कि सी से आर बनता है। आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर जेड, जेड तो फील्ड होता ही नहीं। आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ये तो सही है। आर ओवर क्यू सही है, काय सही है। बड़ी सिंपल सी बात है। क्यू क्या है, सबसेट है कि नहीं, सबसेट भी है, सब स्पेस भी है क्यू। ठीक है। और साथ ही साथ क्यू एक फील्ड की प्रॉपर्टी को भी पूरा पूरा फुलफिल करता है, तो आंसर ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। Let F be a field and T be a subfield of F, then which one of the following is incorrect। इसमें से गलत कौन है। F is a vector space over F। हाँ, F over F देखिए सेम सेम होता है। अगर वो फील्ड की प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है तो दोनों फील्ड ही होंगे, और देखिए इक्वल तो होता ही है ना, तो ये तो ठीक है, F over F ठीक है। T इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर T, वो भी ठीक है। T over T भी ठीक होगा, क्योंकि T एक सब फील्ड है, मतलब फील्ड तो है ना, सब वर्ड तो लग जाता है। T इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F, T over F, ये तो गलत है, क्योंकि टी तो उसका सब फील्ड है, तो सब फील्ड तो आगे आता है, यहाँ पे लिखा जाता है, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, बोला क्या, कॉम्प्लेक्स फील्ड सी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर। ये सी जो है, ये किसके ओवर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि रियल के साथ तो होगा, तो सही है। सी सी के साथ होगा, ये भी सही है। सी क्यू के साथ होगा, ये भी सही है, लेकिन जेड के साथ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जेड कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस आर पावर फोर। पावर फोर यानी 4 टपल्स होंगे, 0 0 0 0। कहाँ गया आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ एफ, सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। देखिए, सब स्पेस है, तो ये तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है। किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ठीक है, ये प्लेस चेंज करेंगे तो भी ठीक है, सारे सही हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। आप इसके एकदम स्टार्टिंग की डिस्क्रिप्टिव वीडियो जाएंगे, देखिए रिंग और लीनियर अलजेब्रा की सारी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपकी अपलोडेड हैं। ठीक है, उन्हें जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V2R। अब V2R लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी डबलेट वाले होंगे। ठीक है, कौन से दो की बात कर रहा है। S1 कह रहा है x1 x2 S1, जिसमें दोनों का एडिशन जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और S2 कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो इसकी ट्रिक बताई थी बच्चों, जब ग्रेटर या लेस होता है तो वो कभी भी सब स्पेस नहीं होता है। केवल इक्वल टू में भी, वो भी क्या, इक्वल टू में 0 होगा तभी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं है, यहाँ पे तो ग्रेटर भी है 0 भी है, तो कोई भी स्पेस है, सब स्पेस नहीं है, याद रखिएगा, ये पहले बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी, देन ये भी तो सब वही है,
थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, बस सारे के सारे सही हैं, देख लीजिए, है ना। किसी कांस्टेंट का, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन वापस से सब स्पेस में आ जाता है, ठीक है। और ये तो एक तरीके से ब्रैकेट ट्रांसफ़र और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी शो करेगा, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला है इफ़ v1 एंड v2 आर 3 डायमेंशन, दोनों 3 डायमेंशन के हैं, ऑफ अ 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v, इसका 4 डायमेंशनल के ही ये सब स्पेसेस हैं, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2, सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए बच्चों, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन की डायमेंशन स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो सकती है, v1 और v2। अरे भाई v1 और v2 दोनों की 3 डायमेंशन है ना, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, होता है फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ v1 यूनियन v2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v1 प्लस डायमेंशन ऑफ v2। ये w में फॉर्मूला था, वैसे हमने v1 v2 में कर दिया, माइनस डायमेंशन ऑफ v1 इंटरसेक्शन v2, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यूज़ रख दिए, यूनियन की डायमेंशन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, वेक्टर स्पेस के बराबर, तो 4 बराबर 3 प्लस 3 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जैसे करेंगे 3 प्लस 3 6 हो गया, 4 इधर चला जाएगा, 2 बचेगा, तो यानी मिनिमम डायमेंशन जो आएगी वो कितनी आएगी, 2। कैसे, देखिए फिर से दिखा देता हूँ, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व कर लीजिए, 6 हो गया, 6 को इधर भेज दीजिए, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो मिनिमम डायमेंशन जो होती है बच्चों वो आ गई आपकी 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the dimension of a vector space subspaces w1 w2 of a vector space w are respectively 5 and 7, ये इंटरसेक्शन लिखा है, ओमेगा लग रहा है, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2, तो भैया w1 w2 की 1 है, तो ये भी वैसा ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। अब इधर w1 प्लस w2 की डायमेंशन लिखोगे इज इक्वल टू पहले वाले की डायमेंशन 5, दूसरे वाले की डायमेंशन 7 और माइनस इंटरसेक्शन की डायमेंशन। यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, ये 1 दिया हुआ है, 12 हो गया माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो कितना आएगा, ये 11 आ जाएगा कुल मिला के, आंसर ऑप्शन ए, फॉर्मूला वही ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ वेक्टर्स v इज इक्वल टू इतना n टपल्स हैं, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, आर सब स्पेसिस, कह रहे हैं कि n की वैल्यू अगर इन्हीं में से 3 या 3 से ज़्यादा सेलेक्ट किए जाएँ, जैसे 3 टपल या 4 टपल, 2 टपल और 1 टपल नहीं चूज़ करना है, तो इनमें से कौन सा जो है वो सब स्पेस हो सकता है। कह रहे हैं कि ऑल वी, वो सारे के सारे जिसमें जो दूसरा वाला है वो पहले का स्क्वायर हो, वो सारे के सारे वेक्टर स्पेस सब स्पेसेस जिसमें a1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर वाला तो होता ही नहीं, तो ख़त्म हो गया यहीं पे। ऑल वी a2 इज़ रेशनल, जिसमें दूसरा वाला रेशनल बन जाए, तो रेशनल तो भाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप रियल फील्ड में उठा रहे हो, इरेशनल भी आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। एक बार पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपने क्या किया, मान लेते थोड़ी देर के लिए 3 टपल हम बना लेते हैं, a1 a2 और a3, ठीक। तो ये हमेशा कह रहा है कि a2 वाला a1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, चलो भैया a1 का स्क्वायर a3 कर देते हैं, ऐसे एक और उठा लेते हैं, ठीक है, एक और उठा लो, या फिर आप यूँ कह लो कि आपको पता है ना वेक्टर स्पेस में तभी होगा जैसे कोई अगर हम स्केलर उठा लें d r में से और d को वेक्टर में मल्टीप्लाई करें, जैसे वेक्टर हमारे थे x, तो वो भी वापस से हमारे वेक्टर स्पेस में होना चाहिए, है ना, सब स्पेस में, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले में। चलिए देखते हैं अगर ऐसा है तो, इसी में ये जो अपने एलिमेंट बनाया है यहाँ पे, इसमें चलिए हम कर लेते हैं d का मल्टीप्लाई, तो जैसे d का मल्टीप्लाई करेंगे तो d a1, या यहाँ पे कर दीजिए d a1 d a2 d a3 हो जाएगा। अच्छा d a1 d a2 d a3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार फिर से, जो पहला वाला एलिमेंट था a1 a2 a3, उसमें ये कहा जाता था कि a2 जो होगा a1 का स्क्वायर होगा। ज़रा यहाँ पे देखिए क्या ऐसा यहाँ पे भी है, दिखाते हैं आपको। अगर इसमें आप वैल्यू रखें डी ए वन स्क्वायर, क्योंकि a2 की वैल्यू रख दिया आपने, अब भी तो ये जो एलिमेंट आपने बनाया है दूसरा वाला पहले का स्क्वायर होना चाहिए, क्या पहले वाले का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिए ज़रा, इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर a1 स्क्वायर आएगा, यहाँ तो एक ही डी लिखा हुआ है, गड़बड़ है ना। यानी ये भी
किसी तरीके से सही नहीं है, तो यानी नन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द वेक्टर m31 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। m की कौन सी वैल्यू लें कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए इन दोनों का, तो लिख लीजिए पहले से 3 2 1, ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना 2 1 0, और यहाँ पे ले रहा है m31, ठीक। अब सही देखे तो मिडिल में 3 बनाना है आपको, तो 2 + 1 3, यहाँ पे 1 बनाना है, तो सिंपल ऐड करने पे काम चल जा रहा है, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो 3 के साथ क्या करें, इस वाली प्लेस पे m चाहिए, तो आप समझ पा रहे हैं सिंपली ऐड हो रहा है, तो यहाँ 1 1 होगा, 3 + 2 5 होना चाहिए सिंपल से, यानी m के सामने क्या आएगा, 5 आएगा। आपने 3 कैसे लाया, सिंपली इन दोनों को ऐड करके। आपने 1 कैसे लाया, सिंपली इनको ऐड करके। तो ये फर्स्ट वाली प्लेस भी तो ऐसे आएगी, सिंपली ऐड करके, क्योंकि सेम फॉर्मूला फॉलो करता है। ये आंसर ऑप्शन हो गया आपका। लीनियर, आपने क्या लीनियर स्पेन किया फाई का, फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। देखिए है तो बहुत सिंपल सी चीज़, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जब फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो किसको जनरेट करेगा, जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर को ये जनरेट करेगा। तो आंसर ऑप्शन आपका सी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है इसमें, देखिए बोले इफ v1 एंड v2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v ओवर f, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनका एल के अंदर देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिखा नहीं है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना इन चारों में से कोई, ये इसके इक्वल होता है v1 + v2 के। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मतलब डैश का मीनिंग क्या है, क्या होता है भाई आप ही बताओ। देखिए जैसे आपको याद होगा कि एल जो होता था वो इनका यूनियन का लीनियर स्पैन बनाते थे, तो इसके बराबर होता था, तो यूनियन आंसर होगा अपना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, इफ v इज इक्वल टू v1 + v2 डायरेक्ट सम है, देन द टू सब स्पेसेस v1 एंड v2 आर कॉल्ड। तो v1 और v2 क्या बोलते हैं, तो आपको याद होगा कि जो डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी थी बच्चों, उसमें ये इक्वल टू होता था w1 + w2, तो पहले होता ही था, और साथ ही साथ इसके भी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो, ठीक है, इनमें कॉमन कुछ नहीं होता था। तो कॉमन जब कुछ नहीं होता था तो डिसजॉइंट सेट हो गए, है ना। एक सेकेंड, कॉमन जीरो एलिमेंट होता था ना, तो डिसजॉइंट कैसे हो गए, तो आंसर ऑप्शन को देखिए, डिसजॉइंट तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, जीरो सब स्पेस तो ज़रूरी नहीं है। और देखिए इसको चेक करते, इसको आपको बताते ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर है कि नहीं है, देखिए क्या है। तो भाई देखिए डिसजॉइंट तो नहीं है, अच्छी बात है। आपको बताते हैं, ये जो वैसे पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जाकर के इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देखिएगा, कि अगर हम v1 को थोड़ी देर के लिए ये मान लें a, b, 0 सच दैट a, b बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है, और v2 को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0, 0, c। तो अब अगर कॉमन देखें आप दोनों में, तो पहली प्लेस 0, दूसरी प्लेस 0, और तीसरी प्लेस यहाँ से 0, तो कॉमन तो 0 0 0 ही आ सकता है, इंटरसेक्शन। और अगर आप डायमेंशन देखोगे, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसमें सिर्फ एक ही जगह है पूरी, नॉन जीरो, डायमेंशन 1 है, इसकी डायमेंशन 2, तो कुल मिला के 3, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी 3, दोनों के बराबर आ गई। तो एक तरीके से जब ऐसा कुछ होता है कि एक की डायमेंशन, अगर मान लेते हैं v1 की डायमेंशन 1 थी ना, डायमेंशन, और v2 की डायमेंशन, v1 की 2 थी और v2 की 1 थी, एक को दूसरा वाला पूरा करे, भाई वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, 2 से 3 बनने में हमें कितने की ज़रूरत है, 1 की, तो वो 1 कौन पूरा कर रहा है, दूसरा वाला। 1 को 3 बनने में कितने की ज़रूरत है, 2 की, तो वो कौन पूरा कर रहा है, पहले वाला। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस। अब बात समझ में आई, ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, कह रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे। भाई लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए आपको क्या करना होता है, उसकी अगर दो वेक्टर हैं तो बड़ा सिंपल तरीका होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
हाउ मैनी बेसिस सेट कैन एग्जिस्ट फॉर अ गिवन वेक्टर स्पेस, कितने बेसिस सेट बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ आर पावर 3। भाई आर पावर 3 की बेसिस होने के लिए या तो आप उसका मैट्रिक्स बना लीजिए, उसकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 है। ठीक, क्योंकि अगर 3 वेक्टर वाले हैं तो आपको करने का तरीका यही होता है। एक और तरीका होता है क्या, या तो रैंक 3 है या तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, यानी एल आई बनना चाहिए। एल आई बनेगा तो जितने उसमें वेक्टर होंगे सारे के सारे बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कौन सा बेसिस नहीं है। तो पहला वाला आपको करके दिखाते, देखिए लिखा है 1 2 3, फिर लिखा है -1 -2 0, फिर 0 0 3 0 0 -3। इसको ओपन कर लीजिए, इसी के अराउंड ओपन कर लीजिए। तो -3 जैसे आप लेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बचेगा, -2 और +2। ये तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया तो एल डी हो गया, एल डी होगा तो बेसिस तो होगा नहीं, तो पहले ही वाला आंसर सही हो गया। ज़ीरो आ गया ना, ये तो -2 और +2, हाँ ठीक सही है। तो ये एल डी हो गया। और भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, चेक आपको ऐसे ही करना रहता है कि जो जीरो नहीं देगा वो बेसिस फॉर्म करेगा। ठीक, और जो जीरो दे देगा वो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, पहले ही आंसर सही हो गया। आगे देखिए, एक बार चेक क्रॉस चेक भी आप कीजिएगा, हो सकता है कि मिसप्रिंट की वजह से और भी जीरो दे दें, तो हमको ज़रूर बताइएगा कि सर को एक और ज़ीरो आया नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, इसमें से भाई फॉर्मूला कौन सा है, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2। देखिए होता क्या है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V1 यूनियन, ये इसका फॉर्मूला होता है V1 यूनियन V2 बराबर डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2। ठीक है, तो अब समझ गया ना कि फॉर्मूला इनमें से तो कोई नहीं है, ये तो प्लस वाला है माइनस वाला है, कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं, आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, ऊपर ही बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इज सब स्पेस W ओवर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F ऑफ डायमेंशन n इज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस विद। कह रहे कि अगर सब स्पेस है W किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो उसकी जो डायमेंशन होगी भाई, सब स्पेस की डायमेंशन जो होगी लेस देन इक्वल टू ही तो होगी। तो आंसर ऑप्शन आपका सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट सुटेबल क्या है, दोनों चीज़ें हो सकती है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, अगर ये नहीं होता, बाई चांस नहीं लिखा होता, तो इसको हम कह सकते हैं विच कैन, तो फिर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था विच कैन हैव द, या विच कैन बी द डायमेंशन ऑफ W। तो विच कैन मतलब हो सकता है, तो ये हो सकता है तो ये भी है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ये वाला है, दोनों इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बोले कि भाई इफ़ W बी एन m डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस m, वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक है, ठीक है ना। देन डायमेंशन ऑफ द क्वोशंट स्पेस, देखिए क्वोशंट स्पेस की डायमेंशन बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो ऊपर लिखा है उसकी डायमेंशन लिख दीजिए और माइनस जो नीचे लिखा हुआ है डायमेंशन। ठीक, ठीक है ना, V बाई एम लिखा है तो V माइनस एम है ना, तो यहाँ पे m हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ m। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा V, ये m नहीं है बच्चों, यहाँ W होगा, ये m गलती से मिसप्रिंट है, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि m तो था ही नहीं, W था ना, वो उल्टा लिख गया, मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही आ गया, R के इक्वल है, और तो क्या होगा, R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V यानी n, ये n हो गया, और हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ m निकालना है, माइनस डायमेंशन ऑफ m। फॉर्मूला है, इसको उधर लेके जाइए, R को उधर, तो n माइनस आर हो जाएगा, n माइनस आर। नेक्स्ट देखिए, क्या ये भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इनमें से डिफरेंट कौन, लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीज़ें आपके चैप्टर नंबर 3 को दर्शाती हैं, जो जिसका नाम ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों का नाम एक ही है, जब मैंने पढ़ाया था तो तीनों नाम बताए थे। आइसोमॉर्फिज्म में थोड़ा अलग हो जाता है, तो ये डिफरेंट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस U एंड V ओवर अ फाइनाइट फील्ड आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक कब होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल है तो उनकी डायमेंशन अगर सेम होगी तो हो जाएंगे अपने आराम से। ठीक है, देखिए ये जो टेस्ट आपका एक तरीके से प्रिपेयर्ड है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल है। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ज़रूर इसमें से काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा।
मैं चाहूँगा आप इसको कम से कम 2 बार तो देख के जाएँ, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V2R। V2R मतलब 2 डायमेंशन, मतलब डबलेट वाले हैं। ठीक है, देखिए डबलेट लिखा हुआ है। कह रहा है x1 नॉन जीरो। भैया x1 नॉन जीरो है तो इसका मतलब x1 या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो x1 लेस देन जीरो होगा, और ये दोनों ही दोनों सब स्पेस नहीं होते हैं। ये सही हो सकता है बिल्कुल। का है, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, 2x2 लिखा है ना, 3x1 को इधर लाइए इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला था, इक्वल वाला तभी सही होगा जब इधर इधर जीरो लिखा, तो ये पक्का सही है। तो ये तो सब स्पेस नहीं है, ये सब स्पेस है। तो देखिए आंसर ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है टी इज अ सब स्पेस ऑफ V2 बट W इज नॉट, तो ये तो गलत हो गया ना। W इज अ सब स्पेस ऑफ V2 एंड बट T इज नॉट। ठीक है, ये दूसरा वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, एंड W, अब 2x2 मैट्रिसेस जो होते हैं जिसमें 4 प्लेसेस होते हैं, 4 एंट्रीज होती हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। एंड W बी सब स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद जीरो डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। ठीक है, जितने भी डिटर्मिनेंट जीरो वाले हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक। तो कह रहा है कि देन W इज नॉट अ सब स्पेस। अच्छा देखिए, थोड़ा सोचते हैं, जीरो डिटर्मिनेंट वाले 2-3 तो सोच लो जरा। चलिए सोचते हैं, एक सोच लेते हैं हम थोड़ा, 1 1 1 और 1, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अच्छा ठीक है, कुछ और सोचते हैं, 2 4 और 8 1। जरा इन दोनों को ऐड करिए पहले, सब स्पेस हो रहा है तो ऐड करने के बाद भी उन दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए। ऐड करने के बाद देखिए इन दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग सोचो अगर आप, तो 4 2 Z -8 ये भी जीरो, 1 -1 जीरो। ठीक, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं। आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सोच के बताओ। ये हो गया 3 और ये हो गया 9 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5। 5 3 15, 9 2 18, जीरो नहीं आ रहा है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, नॉट अ सब स्पेस। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। ये क्या है, इफ़ वेक्टर यू दिया है बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। अरे तो वैसे ही क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसे, जैसे एम वाला था ना वैसे करना है इसको भी। ठीक है ना, सेम वही है, ये आप बताएंगे। दिस इज इन DIY। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, जैसे एम वाला बताते हैं वैसे इसको करना है। देखिए नेक्स्ट, W की वैल्यू दी है, U की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, R⁻³ के वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कह रहे W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड W इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। यू इज लीनियर, देखिए मतलब ये कह रहा है कि चेक करना है कि आपको ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका इसको क्या है, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। देखिए क्या जीरो आ रहा है, चलिए लिखते 2 -5 4 1 -3 2 2 -1 -5। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। पहले लिखा मैंने 2, फिर ये आया 15 और ये 15 हो गया और ये +2। आगे बढ़ते हैं, +5, ये हो गया आपका -5 और ये हो गया -4। आपको सॉल्व करना आता होगा मेरे ख्याल से। +4, ये हो गया -1 और ये गया +6। देखिए कितना आता है, 15 और 2 17 34 हो गया, और ये -9 5 45 हो गया, और ये 4 5 20 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 54 - 45 इज इक्वल टू 9, जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, नॉन ज़ीरो है, नहीं नॉन ज़ीरो है, तो ये बताइए जब ये नॉन ज़ीरो है तो इसकी रैंक कितनी आएगी, रैंक 3 आएगी। मतलब LI हो गया एक तरीके, ज़ीरो तो नहीं है ना, ये वेक्टर्स LI हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जब डिपेंड ही नहीं करते तो ये बताइए इसमें से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, डिपेंड ही नहीं करते तो LI 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 मतलब तो होता है डिपेंड करना। ये भी कह रहे हैं LI, ये भी नहीं है, तो नॉट वाली बात हो गई। क्योंकि ऐसे करने, सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बना देंगे। आपको एक बार इसको इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन सोचना पड़े, फिर इसको इन दोनों का सोचना पड़े, फिर इसको इन दोनों का सोचना पड़े, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये वेक्टर्स LI हैं तो ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, है ना, किसी की मदद से उसको बनाया नहीं जा सकता। तो हमने वही चेक कर लिया कि क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो है। अगर जीरो होता फिर तो दिक्कत थी, तब तो सोचना पड़ता, वो बड़ा क्वेश्चन बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, MCQ में छोटा ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन दिमाग थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ट्रिक को दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं, क्या है भाई, इफ़ वेक्टर
वेक्टर्स दे रखे हैं, अच्छा 4 टपल्स वाले सारे के सारे वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर दिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन आर पावर 4। इफ अल्फा बीटा गामा, हाँ ठीक है 4 स्केलर हैं, ऐसे लिख दिया उन्होंने, 0 के बराबर कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होना चाहिए? तो कह रहा भाई ये 0 0 आता है सब, तो इन सबका सम कितना आना चाहिए? तो देखिए क्या परफेक्ट सोचा जा सकता है कि इनका सम क्या आएगा? 0 मतलब क्या 0 आएगा, क्या 4 आएगा, क्या -4 आएगा, इसे परफेक्टली सोचा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं भाई, कई तरीके से। आर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ठीक। या एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है, एल आई होता है तो ये तो डेफिनेशन है कि उनका जो किसी अगर फील्ड के एलिमेंट से उठाएं और उनका प्रोडक्ट करके सम करें तो 0 0 आता है। तो एल आई होने के लिए उसके लिए सबके सब अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा 0 होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर तो 0 हो नहीं सकता। अगर वेक्टर 0 हो गया तो एल डी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्हें लिखना फ़िलहाल ऐसे चाहिए, ये ज़्यादा सही होता कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चलो ठीक है, सबकी वैल्यू ऐसे भी लिखते तो भी अच्छा रहता। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया, दोनों सबको जोड़ दिया आपको घुमाने के लिए कि आप सोचो कि क्या करना रहता है, क्योंकि एल आई की डेफिनेशन ही यही है कि अगर उसके अंदर 3 वेक्टर हैं या 4 वेक्टर मान लेते हैं, अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 प्लस गामा u3 प्लस डेल्टा u4 इज इक्वल टू 0 और वो एल आई हो, तो ऑल जीरोज ना, ऑल क्या होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो जब सब 0 ही हैं बच्चों, तो सबका जब एडिशन करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी टोटल 0 आ जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता था, ये तो हो नहीं सकता था। एनी में तो ये खुद ब खुद भी आ गया ना भाई एनी में, लेकिन परफेक्टली 0 ही आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन घुमाने के लिए दे, अब ये भी मैं इक्वल टू लगा देता ना तो फटाक से बता देते 0 होगा, लेकिन ऐड करके बता दिया। तो दिमाग लगाइए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए नेक्स्ट, लेट एस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस आर पावर 3, डायमेंशन 3 है, सॉरी। इफ 5 इज linearly dependent then, ये 5 नहीं है बच्चों, ये एस है, ठीक है। एस इज लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों। डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, इनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक 0 हो, है, कम से कम कोई एक 0 हो जाए। सारे नॉन 0 होंगे तो हमें जो अल्फ़ा बीटा गामा उठाएंगे उनको 0 लेना पड़ेगा, तो एल आई हो जाएगा। ये तो बात गलत है। कह रहे तीनों इक्वल हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। कह रहे ग्रेटर देन 0, कह रहे 0 होगा तो चलेगा। हमने क्या बोला, कम से कम एक, कम से कम एक, चाइनीज़ लिख दी, हिंदी में लिख रहा था, तो ठीक है, आंसर ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, लेट एस इज इक्वल टू, ये 4 वेक्टर दे रहा है आर पावर 4 में, बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस आर पावर 4, देन कह रहे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर रियल वैल्यूज ऑफ के, लीनियरली डिपेंडेंट ओनली इफ के इज इक्वल टू 0, और लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए पहले आप क्या करेंगे, 4x4 बना लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 0 0 तो दे रखा है, ए भाई तो क्लियर हो गया, कोई भी वेक्टर 0 होता है तो वो लीनियरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। अभी क्या बोला कि एल आई होने के लिए सारे में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, केवल अल्फ़ा बीटा गामा जो उनके स्केलर्स होते हैं वो सारे 0 होने चाहिए। लेकिन एल डी होने के लिए कम से कम एक वेक्टर 0 होना चाहिए। अच्छा, कम से कम एक वेक्टर तो 0 है ही, तो यहाँ के से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एस इज़ लीनियरली, सॉरी इंडिपेंडेंट तो गलत हो गया, एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। क्लियर है ना बात, ठीक। ये एल डी एल आई वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एल आई के लिए वेक्टर कोई भी 0 नहीं होगा, सिर्फ उसके स्केलर सारे 0 होंगे। एल डी के लिए कम से कम एक वेक्टर 0 होना चाहिए, या फिर कोई एक वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है बात। अच्छा ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 v3 से v5 तक बिलोंग कर v में, इफ सेट v2 v3 v4 इज एल डी, देन अगर ये तीनों मिला करके एल डी है, मतलब कोई एक 0 रहा होगा या कोई एक बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, तो उसमें आप कुछ एलिमेंट ऐड कर दोगे तो भी तो वो एल डी ही रहेगा,
है कि नहीं भाई, वो तो खुद में ही है भाई, ये तीनों तो ऐड हो ही रहे हैं ना, तो एल डी ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक, ये तो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी। इफ़ वेक्टर स्पेस आर पावर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? कह रहा है कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करे तो ये बना लेंगे, ये क्या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। कह रहे कि अच्छा इन दोनों की मदद से हम ये 4 और 6 बना सकते हैं क्या? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो 4, 6 बनेगा, -6 तो बनेगा नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए इसकी मदद से ये बनाना है ना, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 बनाना है तो डबल कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे डबल कर दीजिए तो डबल होगा तो 4 और ये 12 हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़रा, क्या ये तीसरा वाला बन रहा है क्या? 4 बनाना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी नहीं बन रहा है। ये भी तो वही चीज़ लिखी जो ऊपर लिखी थी दत्त। अगर हाँ यहाँ -3 होता तो पक्का बन जाता, है ना। और क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 3, 2 इससे नहीं बन रहा है, देख लेते हैं क्या बन रहा है क्या। 2 - 1 हो जाएगा, इसका डबल कर दो, नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये तो चीज़ तो सही है। कह रहे लेकिन ये बन रहा है और ये बन नहीं रहा है। आंसर में तो क्वेश्चन में थोड़ा अल्ट्रेशन कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन यहाँ -3 कर दीजिए। अब अगर आप इस पर डबल का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 of 1 - 3 + 1 of 2, 0, देखिए 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया, और ये -6 और ये 0, 2 4 -6 देखिए बिलोंग कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे सही कर लीजिएगा। वैसे -3 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल तो होगा नहीं, अब नन भी हो सकता था इस हिसाब से कि भाई कोई नहीं सेटिस्फाई करे, क्योंकि दोनों मिला करके सही होना चाहिए ना, तो नन भी कह सकते थे। लेकिन मैंने थोड़ा सा आंसर ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन जो रहा था उसे अल्टर कर दिया। समझिएगा थोड़ी सी चीज़ों को, कुछ नई नई चीज़ें आनी चाहिए ना हमेशा, ठीक। तो हमेशा ऐसे नन पे नहीं दबा देना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, ठीक। मतलब एग्जामिनेशन में जो जो सही लगे वही लिखिएगा, वहाँ पे तो नन ही लगेगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो नन ही लगेगा, ठीक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है? लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी, देन विच वन इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? कह रहा है कि लीनियर स्पेन एक सब स्पेस होता है, ये एक इनफाइनाइट क्या कुछ लिखा ही नहीं है, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है तो सही है, ये भी सही है। इनफाइनाइट डायमेंशनल लिखना चाहिए ना, वैसे इनफाइनाइट सेट लिखता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इनफाइनाइट सेट तो होता नहीं, है ना। ये तो क्या होता है, फाइनाइट होता है, ये गलत है, मतलब इनकरेक्ट यही चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, हाँ, लेट वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस लिखा है अभी, बेसिस, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कह रहे कि एवरी सेट ऑफ एम वेक्टर्स विद एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटर देन एन इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बिल्कुल सही बात है अगर ज़्यादा है, क्योंकि एन ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात तो गलत हो गई, नहीं ये बात तो सही है, डिपेंडेंट। डायमेंशन ऑफ वी एन, हाँ ये भी ठीक है। अदर बेसिस ऑफ वी कैन हैव मोर देन एन वेक्टर, नहीं ये बात गलत है। बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं वो सारी बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर सेम होते हैं, भले ही वेक्टर्स अलग अलग हों, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपका सी वाला गलत है, हमें ढूंढना क्या था, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं हो सकता? क्या ये इक्वल सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं हो सकता, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। तो कह रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3 × 5 मैट्रिसेस, 3 रो 5 कॉलम वाली मैट्रिसेस अंडर फील्ड आर, देन डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 15, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 5, डायमेंशन वी इज इक्वल टू 3। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए कितने रो हैं, 1 2 3 रो, कॉलम 15 है, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए जो डायमेंशन निकलती है वो रैंक डिफाइन करता है। रैंक इसकी कितनी हो सकती है? रैंक का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम, इनमें से जो सबसे मिनिमम वो हो सकती है, तो डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी? लेकिन 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 देखिए, यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें ये ये नहीं कह रहा है कि कोई एलिमेंट पता है, कुछ कांस्टेंट या कुछ भी नहीं बोला है। तो आप थोड़ी देर के लिए हम 2 × 2 को ही सोच लें, अगर यहाँ मैंने लिखा ए या बी लिखा या सी या डी, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो चारों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, चारों को डिफाइन करने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ लानी पड़ेगी।
तो जो हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो इक्वेशन लिखे आपके सामने, हमने लिखा a + b = 0, c + d = 0, ठीक। तो देखिए इसमें सी डी पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि अगर डी को हम मान लें, यहाँ पे एक डायमेंशन यहाँ से मिली, सी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सी डी को हम मान लें तो सी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बी को हम मान लें तो ए ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, इसी से इक्वेशंस भी बन जाते हैं, तो उन्हें हमें देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है, तो कि अगर हम डायमेंशन की बात करें, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा है, तो ये मैक्सिमम 15 हो सकती है। हालांकि क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है इसके अबाउट, तो 3 कहना सही नहीं है, क्योंकि रैंक के हिसाब से बोल दे तो आप ये कह सकते थे कि अगर हम इसे ऐसे बनाते, जैसे 1 0 0 ऐसे करके बनाते ना, तो 1 2 और 3 पोजीशन ही नॉन ज़ीरो मिलती, तो उन्हें हम डायमेंशन बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, कोई वेक्टर देता तो हम उस हिसाब से समझ लेते। लेकिन ऐसे में क्या होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ वी कैन बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का आंसर हमारा 15 हो जाता है। चलिए कोई नहीं, वैसे भी 15 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, ये तो सिंपल सा ही है। सी ओवर आर बच्चों क्या होता है, खुद सोचो। डायमेंशन ऑफ सी ओवर फील्ड आर, देखिए यहाँ ये सी को बनाने के लिए हमारे सी कैसे एलिमेंट होते हैं, a + ib टाइप, दो चीज़ें चाहिए हमको, है ना, दो रियल वैल्यूज चाहिए, और दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। आई बात समझ में, ये तो मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ r⁻3 डिफाइंड बाय डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। देखो तीनों इक्वल हैं भाई, मतलब एक को अगर आपने मान लिया तो बाकी के दो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यानी क्या, हमें डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, सिर्फ एक ही माननी पड़ी, एक की वैल्यू मान लो, बाकी की दोनों वही रहेगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि ऊपर में बता रहा था। नेक्स्ट देखिए, ये क्या, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर, लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी डिफाइंड बाय, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो बात मैं मैट्रिसेस वाले में बोल रहा था। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि A11 वाला है, बाकी सब जीरो, बाकी सबको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ही डायमेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी होगी, 1। अगर मान लेते हैं यहाँ पे x होता है, यहाँ 0 0, यहाँ पे y, तो ये दोनों डिफरेंट था, तब डायमेंशन 2 हो जाती। अगर यहाँ पे z होता 3 हो जाती, यहाँ पे कुछ और होता t, तो 4 हो जाती। अरे बस समझ में, तो ये आपका आंसर ऑप्शन है। आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया, डायमेंशन इज 1। नेक्स्ट देखिए, क्या है ये भाई, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस ऑफ द रिलेटिव टू द बेसिस दिस, कह रहे अगर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है भाई ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मान लेते 2 -3 5 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 0 0 प्लस b टाइम्स 0 1 0, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस c टाइम्स 0 0 1। अब रिलेट करिए, a के सामने 2 आ रहा है, फिर b के सामने -2 सॉरी -3 आ रहा है, और सी के सामने, अब इसे रिलेट करके सॉल्व करके निकालेंगे, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको डिस्क्रिप्टिव में, कि जो जिसके सामने है वैसे तो बन ही जा रहा है फिलहाल। ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस का ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना रहता है, जो चीज़ वेक्टर में लिखा होता है वही उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर में भी आ जाता है, यही सेम चीज़, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात है। नहीं तो फिर जो अभी बताया उसी तरीके से करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस अगर नहीं दी होगी तो। नेक्स्ट देखिए, द सेट दिस, ये कैसा सेट है, ये तो दो सेट हैं, दो ही एलिमेंट हैं, सोच सकते हैं, से बड़ा सिंपल है। देखिए पहले से दूसरे को लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। यानी ये दोनों पहले वाले से दूसरा वाला निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, तो यानी ये तो डिपेंड कर रहा है ना, तो कैसे होगा वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशंस ऑफ द सेट 3x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज इज, मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, 3x3 9 एलिमेंट रखेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम 9 हो सकती है, ठीक है, जब कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। अब वैसे तो और कुछ भी हो सकती थी, अगर अलग अलग एलिमेंट के बारे में बताया जाता है, मैक्सिमम कितनी होगी, 9। आगे देखिए, इफ़ ए इज़ m क्रॉस n मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है कि रो रैंक जो होगी वो कॉलम रैंक के बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी है बिल्कुल। देखिए जब हम लोग उसे लीनियर जो हमारा एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, तो हम लोग क्या निकालते थे भाई, इधर से जो भी रैंक आएगी, और चाहे इधर से देखो रो रैंक देखो, चाहे कॉलम रैंक देखो, इधर से देखो चाहे ऐसे देखो, बात एक ही है, कोई कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है, रैंक एक ही होती है, रैंक परफेक्ट होती है, ठीक है, तो दोनों सेम आएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ r⁻n मैट्रिक्स इज,
कितनी होगी भाई, मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं थी। आर पावर एन की डायमेंशन कितनी है, यहाँ पे देखते हैं कितने टपल्स होंगे, उस हिसाब से होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी एन एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का मैट्रिक्स बना रखा है इन्होंने, कैसा देखिए। तो देखिए पॉलिनोमियल की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ पी टू एक्स, दो पावर वाला पॉलिनोमियल बनाइए, जरा बनाइए, एक्स पावर टू ए एक्स पावर टू बी एक्स प्लस सी, है ना। तो पावर टू है भले, लेकिन टर्म कितने हैं, तीन। टू है लेकिन टर्म कितने हैं, तीन। यहाँ पे ए बी और सी तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी तीन डायमेंशन। दो है तो तीन, तीन है तो चार, चार है तो पाँच, तो एन डायमेंशन है तो कितना आएगा, एन प्लस वन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ही लीजिए जब आई गया है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एम टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, कितना होगा, मैक्सिमम सिक्स। ठीक है, उसके आगे देखिए, लेट बी एंड डी डिनोट टू बेसिस ऑफ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी। अच्छा, दो दो बेसिस हैं, दो बेसिस है तो क्या कहेंगे, देर इज नो वेक्टर इन बोथ बी एंड डी विच इज़ कॉमन लिखना चाहिए। इफ़ देर एग्जिस्ट अ वेक्टर इन बोथ बी एंड डी देन बी इज इक्वल टू डी। ये एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, दो बेसिस हैं, ठीक है। बी एंड डी कंटेन द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये एकदम सही बात है। बाकी तो असमंजस है, उसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखिए कितनी भी बेसिस बना लीजिए, वेक्टर्स दिखने में अलग लगेंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक, इसके नीचे देखिए, और द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी एंड, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चेक करना है, और यहाँ पे दिया रखा है टी ऑफ एक्स वाई जो है वो ट्रिपल ऑफ वाई, ट्रिपल ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव टू द बेसिस ये। अच्छा देखिए, ये 45 मिनट्स हो गए। चलिए देखिए, यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब कुछ और पेजेस बाकी हैं आई थिंक, हाँ ऑलमोस्ट फाइव पेजेस और हैं, तो लगभग वो 30 के आसपास MCQs और होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इस समय 41 मिनट, तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इस वीडियो को आज ही कवर कर दूँगा। ठीक है, और एक और भी हो सकता है वीडियो आपको कल तक मिल जाए, जो मैंने नेक्स्ट टेस्ट की बात की थी। वैसे आज भी एक टेस्ट मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूँ, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस का, वो भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आज उसे भी दे देंगे, जब वादा किया तो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।